अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और आज की इस वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं। और आज की वीडियो का जो बेसिक पर्पस है वो एक तो ये कन्फ्यूजन दूर करना है जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमारे जो सीएसएस जो सीएसएस के एस्पिरेंट्स हैं उनके जहनों में डाल दी है। और हम देखेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। और प्लस हम देखेंगे कि जो हमारा एक्चुअल प्रोसीजर है कि हमने सीएसएस 2018 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। और आज ये आई होप कि हमारी जो इंट्रोडक्टरी सेशन है उसकी आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद अगर तो कोई बहुत ही ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट या कोई इमरजेंसी सवाल हुआ तो उसको मैं आंसर करूँगा इस तरह वीडियो में। अदरवाइज माई नेक्स्ट लेक्चर विल बी on actual topic from our compulsory subjects। ठीक है, तो अगर आप ये मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा तो डेफिनेटली उसी वक्त आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, और ताकि फिर आप कोई लेक्चर मिस नहीं कर सकते और टाइमली मैनर में आप वो लेक्चर देख भी सकते हैं। ठीक है, और उसी की डिस्क्रिप्शन में ही इस प्रेजेंटेशन का लिंक भी होगा, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो मेरी पहली 2 वीडियोस देखें इसी चैनल पे। और हमारा जो फेसबुक का पेज है सीएसएस प्रिपरेशन इंजीनियर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स, उसको ज़रूर लाइक करें। और अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप पहले तो आई होप कि वो मेरी पहली 2 वीडियोस में आंसर हो चुके होंगे, लेकिन अगर पहली 2 और इसमें वो आंसर नहीं हुआ तो आप मुझे वो क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, तो मैं इसी तरह उसका एक डिटेल आंसर जो है एक रिकॉर्ड करके आपको दूंगा। ठीक है, तो जब आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लेंगे जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे इस लिंक पे तो आप ऑटोमेटिकली हमारे फेसबुक के पेज पे चले जाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पेज को लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से बेनिफिट हो सकें। तो ठीक है, अब हम अपनी जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन है उसकी तरफ चलते हैं। तो तो आज की जो प्रेजेंटेशन है जो उसकी आउटलाइन है वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले ये जो आज डिसीजन हुआ है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि उर्दू को भी एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यूज़ किया जाए फॉर सीएसएस के लिए, क्या ये एक अच्छा स्टेप है या नहीं। इसमें मैंने आज देखा है डिफरेंट ग्रुप्स में लोगों की डिफरेंट रायज हैं, तो इस तरह मेरी भी एक राय है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोग इससे एग्री कर सकते हैं और कुछ लोग को हो सकता है कि ये चीज़ पसंद ना आए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, जिन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई आती तो उनसे मैं माजरत करता हूँ, क्योंकि ये हर बंदे के अपने अपनी कुछ एनालिसिस होते हैं या कुछ अपनी थिंकिंग होती है जो कि एक दूसरे से चेंज होती रहती है। इंग्लिश में एक कहावत होती है, मैन वुमेन एंड वॉचेस डू नॉट एग्री और डू नॉट मैच विद ईच अदर। इसका मतलब ये है कि जो घड़ियां हैं और जो औरतें हैं, उनकी औरतों में ये होता है कि औरतों की आपस, एक औरत की बात दूसरी औरत से कभी भी नहीं मिलती। और दूसरी ये है कि जो घड़ियां हैं, जो वॉचेज हैं आपकी, वो एक घड़ी दूसरी घड़ी से नहीं मिलती। उसका जो टाइम है, यानी कि इसका जो टाइम है वो दूसरी घड़ी के टाइम से नहीं मिलता। इसी तरह ये हमारे हमारे आर्गूमेंट्स हैं या हमारे, आप कह लें कि हमारे जो एनालिसिस है, ये एक बंदे का दूसरे बंदे से चेंज होता रहता है। तो इसको आपने अगर इसमें आपने कोई पर्सनली नहीं लेना, कोई, मैं इसमें किसी चीज़ को कोई टारगेट नहीं कर रहा कि या मैं या उर्दू को डिग्रेड नहीं करना चाहता या इंग्लिश को मैं आगे नहीं लाना चाहता। मेरा सब मकसद ये है कि एक राय है जो कि हर बंदे की अपनी होती है। इस वीडियो में मैं जस्ट आपको अपनी अपनी राय दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं एंड उर्दू को एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सीएसएस के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हमने, अगर हम उर्दू, अगर अब फॉर एग्जांपल हम चूज से कहते हैं कि ठीक है ये जो डिसीजन है ये लागू हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसकी बेस पे, उर्दू की बेस पे हम कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको अपने व्यूज़ दूंगा कि मैं क्या सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा एक्चुअल प्लान है उसको कैसे लेके चलना है और हमने किस सब्जेक्ट से शुरू करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकंड
हमने ऑलरेडी तकरीबन ये चूज़ कर लिया हुआ है कि हम प्रेस इंग्लिश प्रेशर कंपोजिशन से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम जो इंग्लिश की बेसिक्स है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह सारे जो कंपलसरी हैं वो सारे कवर करेंगे। और उसके बाद जो मेरे ऑप्शनल होंगे उनकी भी मैं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करूँगा ताकि आपके लिए वो चीज़ भी फ़ायदेमंद हो। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको छोटा सा टिप्स दूंगा, जैसा कि मैं यूजली अपनी वीडियोस में देता होता हूँ, कि जिससे आप जो है अपनी स्टडी को स्केड्यूल कर सकते हैं और कैसे मोटिवेट रह सकते हैं, कैसे आप जब आप पढ़ रहे हो तो कैसे अपने आप को वहाँ पे फोकस रख सकते हैं स्टडी पे। ताकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब इंसान पढ़ रहा होता है तो उसका दिमाग इधर उधर चला जाता है, तो उस चीज़ को कैसे आपने अपने पढ़ाई पे ही लगा के रखना है, इस चीज़ के बारे में भी आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। एक तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने ये एक फैसला दिया है कि जी जो CSS एग्जामिनेशन है ना, वो इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी लिए जाएं 2018 से। ठीक है, क्योंकि FPSC अभी जो है इस साल का CSS है, CSS जो के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 16 से, थर्सडे से, तो क्योंकि एक्चुअली उसमें अभी बिजी है तो इसलिए उन्होंने अभी तक इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया, ना तो उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया है और ना ही इसे उन्होंने डिनाई किया है। FPSC वालों का इसके ऊपर क्या उनका रद्दमल आता है वो हमें ये पॉसिबली CSS के एग्ज़ाम्स के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपने अभी क्योंकि वो भी अभी बिजी हैं तो इसलिए क्योंकि FPSC वाले भी जानते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये ऐसे नहीं होता कि एकदम ही सारी चीज़ें लागू हो जाएं। ठीक है, हम देखते हैं कि FPSC वालों का इसके ऊपर क्या बयान आता है और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आगे इसको कैसे लेके चलना है। अगर ये वो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, अगर तो रिजेक्ट करते हैं देन वेल एंड गुड, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हमारी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंज आएगा, फिर हम वो देखेंगे कि वो कैसे करना है इसको, यानी कि उसको कोप अप कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि अगर ये चीज़ अभी हमने आपने इस चीज़ की तरफ लेके रखना है कि फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जो कहता हूँ कि ठीक है CSS में उर्दू को होना चाहिए, अब हम उस चीज़ को लेके चलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले इसका फ़ायदा होगा कि ठीक है जी, हमारी जो मदर लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने, वो उसकी प्रमोशन होगी एक्चुअली। ठीक है, वो हर जगह पहले ही लागू है, तो वैसे अगर CSS में भी होगी तो इसका जो होगा, हमारी जो लैंग्वेज है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। ज़ाहिर बात है, उर्दू हमें सबको बोलनी आती है, उर्दू बोलने और लिखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है, मैं इस चीज़ के बारे में बात करूंगा बाद में, लेकिन एक जो सब लोगों का अगर आप उनसे पूछा जाएगा अच्छा उर्दू का फ़ायदा क्या है अगर उर्दू में पेपर हो जाते हैं, तो सब लोग आपसे सबसे पहला जो पॉइंट देंगे वो आपको ये पॉइंट देंगे कि जी हमारी मदर लैंग्वेज है, ये नेशनल लैंग्वेज है हमारी, तो कौमी ज़बान है, तो हमें इसी में पढ़ना चाहिए। और वो कौमें ऐसे होती हैं जो अपनी ज़बान को आगे लेके चलती हैं और ऐसे और वैसे, इस तरह का होगा। और मेन जो उनका फोकस होगा वो सिंपल इसी पॉइंट पे होगा कि जी हमारी जो अपनी ज़बान है उसको प्रमोट करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा कोई और उनके पास कोई दलील नहीं होगी जो एक वेल ऑथेंटिक दलील हो। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने और बहुत सी दलील ढूंढने की कोशिश की और हो सकता है कि अच्छा ठीक है, फिर लोग कहते हैं कि हाँ यार अगर उर्दू में हो जाएगा। दूसरा वैसे यार हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने, जो जनरल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, क्योंकि बाद दफ़ा लोगों जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है मेरी तरह क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी हाई फाई नहीं है, लेकिन जिनकी वीक होती है वो कहते हैं यार कुछ चीज़ें मुझे पता है लेकिन मुझे इंग्लिश में एक्सप्रेस करने में मसला बनता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर ये उर्दू में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये दो मेन पॉइंट्स हैं जो लोग आपको, अगर आप किसी से भी बात करेंगे वो आपको ये दो पॉइंट्स बताएंगे और इसके बाद को बहुत मुश्किल है कोई आपको कोई तीसरा पॉइंट बताए कि ठीक है जी आप तीसरा पॉइंट इसका ये है कि इसका ये भी फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी मुझे कोई तीसरा पॉइंट नहीं मिला जो मैं समझता हूँ कि यार एक अच्छा पॉइंट है, इसको इंक्लूड करना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके फ़ायदे कि अगर जो उर्दू है उसको शामिल कर लिया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द CSS। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसके जो कॉन्स वो क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आ जाती है, ठीक है जी अभी मैंने चूज़ कर लिया कि मैंने उर्दू में पेपर देने हैं। ठीक है, तो अभी उर्दू में पेपर देने हैं, इसका मतलब है कि मुझे जितना उर्दू में पेपर देने का मतलब ये नहीं है कि मुझे एफर्ट कम करनी पड़ेगी, मुझे पढ़ना उतना ही है, मेरा सिलेबस सारा कुछ वैसे ही है। ठीक है, लेकिन मैंने पेपर उर्दू में देनी है, ज़ाहिर बात है जितनी एफर्ट मैं इंग्लिश में लगा रहा था उतनी एफर्ट मैं उर्दू में लगाऊंगा।
तो फिर उर्दू में अभी हमारे पास तो इंग्लिश में हमारे पास नेशनल ऑथर्स हैं, इंटरनेशनल ऑथर्स हैं, और बहुत सारा मटेरियल है जो कि इंग्लिश में अवेलेबल है। आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं आपको इजीली मिल जाती है, चाहे वो बुक की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी जर्नल में हो, कोई रिसर्च आर्टिकल हो, कोई बुक हो, कुछ भी हो, या कोई ब्लॉग वगैरह वहाँ से आपको इजीली मिल जाती है। लेकिन इन केस अगर आप वो उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अच्छा, फिर लोगों का इस बात पे ये हो सकता है, ठीक है यार, हम इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं लेकिन हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट उर्दू में ही करेंगे, फिर उनकी उर्दू नहीं बढ़ेगी। इस तरह का तो कुछ लोगों का कंसेप्ट है कि यार ठीक है, हम पढ़ चलो इंग्लिश से ही लेंगे, इंग्लिश की बुक से, लेकिन हम आंसर उर्दू में देंगे, क्योंकि इससे ये है कि हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, तो इंग्लिश से हम आइडिया तो ले लेंगे कि ठीक है ये बंदा ये कहना चाह रहा है, लेकिन उसका हम रिप्रेजेंट उर्दू में करेंगे। तो ठीक है, ये एक वेल है, लेकिन इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि उनकी जो उर्दू है वो इतनी ज़्यादा जो है एडवांस लेवल पे नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो अब इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकेंगे कि ठीक है पहले इंग्लिश का आर्टिकल पढ़ो, फिर उसको उर्दू में करो, फिर आइडिया लो, और फिर उसके बाद आपने उर्दू को हर लेवल पे लेके जाना है इन टर्म ऑफ राइटिंग, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ जब हम छोटी क्लासेस में होते थे, जैसे कि 9th और 10th में, हमें उर्दू में सवाल आते होते थे तशरीह लिखें या सलीस करें, ठीक है। तो होता क्या था कि जो बच्चा मुश्किल अल्फाज वाली उर्दू यूज़ करता था उसके नंबर ज़्यादा आते थे, और जो आसान अल्फाज में लिखता था उसके नंबर नहीं आते थे। खुद मेरे साथ भी ये होता था, क्योंकि मेरे हमेशा सबसे कम नंबर उर्दू में आते थे, क्योंकि मुझे मेरी उर्दू की इतनी अच्छी वोकैबुलरी नहीं थी, ठीक है। इसी तरह अगर लोग समझते हैं कि उर्दू इजी है एज कम्पेयर टू इंग्लिश, तो ये चीज़ उन्हें लाजमी ध्यान में रखनी चाहिए कि फिर जिस लेवल पे आप इंग्लिश का इम्तिहान दे रहे हो, उसी लेवल पे आपको उर्दू का एग्ज़ाम या उर्दू की प्रिपरेशन भी आपने उसी लेवल पे जाके करनी है, फिर ही आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। और दूसरा ये है कि फिर लैक ऑफ नॉलेज भी होगा, क्योंकि अगर हम उर्दू हो जाता है तो हमारे पास कोई अथेंटिक या कोई इतनी रिसर्च नहीं है उर्दू में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ यूएसए फॉर एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए पढ़ना चाहते हैं, अगर तो आप इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं या इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ यूएसए फॉर एग्जाम्पल आप बुक्स देखें, आपको लातादाद बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन उर्दू में आप देखेंगे तो आपको बहुत कम मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज़ लागू हो जाती है, ठीक है, लागू हो जाती है, तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो अकेडमीज वाले होते हैं या ये बुक पब्लिशर्स होते हैं, वो एक आधी बुक पकड़ेंगे और जल्दी से आपको ना उर्दू में ये नोट्स सारे बना देंगे। उन लोगों के लिए ये बिजनेस है, लेकिन हमारे लिए ये बिजनेस नहीं है, हमारे लिए ये एक ड्रीम है, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। आप खुद देखें कि अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है तो ये सारी फिर पब्लिशर्स, आप कोई प्रोफेसर पकड़ेंगे, यार ये बुक साइंस हमें उर्दू में नोट्स बना दो, वो एक आधे बंदे का फिर आपके पास नॉलेज होगा, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल कोई मुझे कहता है यार उर्दू में नोट्स बना दो, तो वो सिंपल मेरी थिंकिंग है, ठीक है, मैं 2-4 बुक्स पढ़ के उस पर नोट्स बना देता हूँ, वो सिंपल मेरी थिंकिंग है। लेकिन अगर आप खुद इंग्लिश में पढ़ेंगे वो चीज़ें, तो आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी, ना कि सिंपल एक बंदे के नोट्स याद करने से या पढ़ने से आपकी चीज़ें होंगी, ठीक है। और तीसरा जो कि यहाँ पे अच्छा नहीं, यानी कि ये हम कौन में है। तीसरा पॉइंट ये है कि अच्छा, अगर आप कहते हैं कि उर्दू में आप पेपर देना चाहते हैं ये वो, फिर एफपीएससी वालों को क्या करना पड़ेगा? बाकी पाकिस्तान में तो चलो ठीक है उर्दू चलती है, लेकिन जो बंदा फॉरेन अफेयर में है उसके लिए कैसे होगा, ठीक है, ये भी एक इशू है। आई थिंक कि सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जो फॉरेन अफेयर है वहाँ पे तो उर्दू नहीं ना चलेगी, वहाँ पे तो इंटरनेशनल लैंग्वेज चलेगी, इंग्लिश जो भी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो कुछ सब्जेक्ट है जो लोग इंग्लिश से क्यों भागते हैं, एक जो मेन रीज़न है वो एक तो वो इंग्लिश ऐसे से भागना चाहते हैं, प्लस इंग्लिश प्रेस और कंपोजिशन से भागना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही लोग ज़्यादा फेल होते हैं। अगर उर्दू आ भी जाती है, ये 2 सब्जेक्ट चेंज नहीं होने, ठीक है, तो इन सब्जेक्ट से तो आप भाग नहीं सकते। और मेरा नहीं ख्याल कि जो बंदा इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन की तैयारी करता है और वो कहता है कि बाकी चीज़ें मैं उर्दू में तैयार करूँ, आई डोंट थिंक कि इट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर हिम, और उसके लिए भी एक अच्छी सजेशन होगी। हाँ, वो कुछ और बातें, लेकिन मैं आपसे आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। और इसके बाद फिर ये है कि देखें जी, अगर उर्दू में आपने ज़्यादा मार्क्स फैच करने हैं, ठीक है, फैच गुड मार्क्स अगर आप उर्दू में करना चाहते हैं, तो फिर आपकी जो है ना एक्सीलेंट उर्दू राइटिंग स्किल्स होने चाहिए आपके पास। अगर तो आपने को वो सिंपल मैं भी उर्दू ही बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसमें कोई मुश्किल अल्फाज यूज़ नहीं कर रहा,
तो ये वाली उर्दू अगर आप कहते हैं कि ये वाली उर्दू बोल के आप अच्छे मार्क्स ले लेंगे, देन इट्स नॉट देन इट इज़ नॉट अ गुड चॉइस। क्योंकि अगर आप, मैं क्योंकि साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं इस चीज़ को इस तरह लेता हूँ कि देखिए फिजिक्स का पेपर है ना, फिजिक्स के पेपर में इंग्लिश राइटिंग का इतना नहीं होता। ठीक है, आपने फिजिक्स के सवाल लिखने हैं ना, तो फिजिक्स में आपने किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज लिखनी है। फॉर एग्जांपल कि आपने लिखना है कि ये पंखे की खसूसियात क्या हैं। ठीक है, वो आप खसूसियात आप लिखते जा रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जामिनर की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि इंग्लिश का म्यार इतना अच्छा नहीं है। इंग्लिश का म्यार, अब फिजिक्स में इंग्लिश का म्यार कोई इतना मैटर तो नहीं करता। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपने न्यूमेरिकल्स करने होते हैं या कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस लिखने होंगे, तो ये चीज़ें इतनी मैटर तो नहीं करती। लेकिन एग्जामिनर ने स्पेशली इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पे जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो म्यार है वो इतना अच्छा नहीं है। ये आप खुद भी जाके देखिएगा तो फिर आपको थोड़ा सा इसके बारे में और पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारे अगर आपकी पुरानी डिग्रियाँ, जाहिर बात है जो बच्चा भी सीएसएस के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके लिए 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का होना ज़रूरी है। ठीक है, 16 एजुकेशन का होना ज़रूरी है। जाहिर बात है जब 16 ईयर एजुकेशन होगी, जो उसकी लास्ट डिग्री होगी वो इंग्लिश में होगी। एफएससी के बाद या 12th स्टैंडर्ड के बाद आप जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, तो उर्दू में आपका बहुत ज़्यादा गैप आ चुका हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कैसे कॉप अप करेंगे और अपनी उर्दू को कैसे उस लेवल पे लेके जाएंगे, इट्स अ बिग डील। ठीक है, तो अगर तो आप उर्दू को चूज़ करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें जहन में रख के चूज़ कीजिएगा। अभी तो हमें नहीं पता वो आती है या नहीं आती, हो सकता है कि वो एफपीएससी वाले ये कह दें, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि वो चीज़ क्या है। अभी मैं आपको इसके बाद इमेज भी दिखाता हूँ एक। हाँ, तो तीसरा जो लास्ट पॉइंट इसमें ये है कि अगर एफपीएससी वाली ये करते हैं तो उन्हें फिर बहुत सी चीज़ें ना जो है ना उसे रिवाइज करनी होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फिर फॉरेन अफेयर को वो क्या करेंगे, कि जो बंदा उर्दू में चूज़ करेगा क्या वो फॉरेन अफेयर में जा सकेगा। इस तरह के क्वेश्चन फिर ये इस चीज़ को जन्म देंगे। ठीक है, तो ये तो थे कि अगर आप उर्दू को चूज़ करते हैं तो ये फिर चीज़ें हैं जो जिसको आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। ये हर्डल्स होंगी आपके आपके और आपके गोल के भी दरमियान में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, अब हम सब्जेक्ट का एनालिसिस करते हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो उर्दू चूज़ कर लेता है अब, तो फिर उसके लिए ये चीज़ें कैसी हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये 2 एग्ज़ाम्स हैं, इनसे तो उसका छुटकारा नहीं होना, ये तो हर हाल में ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये 2 पेपर निकल जाएं। ठीक है, ये पेपर ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद ये वाला जो पेपर है इसमें ऑलरेडी ऑप्शन है। ठीक है, ये इसमें ऑलरेडी ऑप्शन है कि आपने किस में देना है एग्ज़ाम। ठीक है, आपने उर्दू में देना है या इंग्लिश में देना है। बाकी रह जाती है ये 3 बातें, ये तीन ये भी छोड़ दें, ये 2 रह जाती हैं। ठीक है, ये 2 रह जाती हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप चलो कहते हो जी आप उर्दू में, इसमें थोड़ा सा आपका एज मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो साइंस का सब्जेक्ट है इसमें भी लैंग्वेज का कोई इतना रोल नहीं है। रोल है लेकिन इतना नहीं है। ज़्यादा ये वाली चीज़ जो है इसमें भी इतनी चीज़ मैटर नहीं करेगी। ठीक है, उर्दू या इंग्लिश। तो लोग एक्चुअली उर्दू क्यों प्रेफर कर रहे थे, सिंपल इन 2 सब्जेक्टों की वजह से कि ठीक है जी उर्दू होगी तो हमारे ये 2 पेपर इजीली निकले। भाई ये वाले जो ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा कि ऐसे जो है वो आप उर्दू में लिखें, ऐसे इंग्लिश में ही लिखना होगा। और जर्नल जो प्रेशर कंपोजिशन है वो भी आपने ऐसे ही करनी होगी। ठीक है, और लेकिन हो सकता है कि वो ये कर दें, अगर ज़्यादा ही कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है तो वो यहाँ पे उर्दू को भी डाल दें कि ठीक है जी उर्दू भी इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि वो कह दें कि कंपलसरी उर्दू भी, लेकिन ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी। वो ये कह देंगे कि ये जो पेपर है ना ये वाले आप उर्दू या इंग्लिश में कर सकते हैं, जैसा कि ये इस्लामिक स्टडी है। इस तरह के जो एग्ज़ाम होंगे वो कह सकते हैं कि आप उर्दू या इंग्लिश में कर सकते हैं, और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में। तो मैंने तो इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लिया है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया, और मैंने जो लोगों के कमेंट्स थे मैं देखता रहा और बस आज इंजॉय करता रहा कि लोग क्या क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने भी इस चीज़ को बिल्कुल सीरियस नहीं लेना। जो हमारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे एक नॉर्मल सीएसएस की प्रिपरेशन है आपको वैसे ही करनी है। ठीक है, ये देखें अभी मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी, आपका जो गोल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगी।
ठीक है। आपको आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको कहते हैं कि डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी, ठीक है, आपको डी फोकस करने की कोशिश करेंगी, आपके माइंड में कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश करेंगी। क्योंकि जो ऐसे, क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं हो फिर तो हर बंदा ही सक्सेसफुल हो, लेकिन सक्सेसफुल बंदा वही होता है जो इन हर्डल्स पे काबू पा लेता है या इन कन्फ्यूजन्स को टाइमली मैनर में, ठीक है, तो टाइमली मैनर में इन चीज़ों को सारा काबू पा लेता है तो फिर वो बंदा कामयाब होता है, अदरवाइज उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो मेरे ये थी, मैं ये सोचता था, एक तो ये है कि ये जस्ट कुछ भी नहीं है, ये इस चीज़ को एफपीएससी वाले नहीं मानेंगे, और अगर मानेंगे भी तो वो कह देंगे ठीक है जी, ये इंग्लिश ऐसे और ऐसे को छोड़ के या बाकी जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे जैसे करंट अफेयर और ये वो खो सकते हैं, कहते हैं कंपलसरी वैसे रहेंगे, ऑप्शनल के ये जो सब्जेक्ट हैं इसमें आप उर्दू इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, पहली बात तो ये मानी नहीं जाएगी, ये मेरी सोच है, ठीक है। लोग कह भी सकते हैं कि यार ये पता नहीं क्यों उर्दू को इतना डिग्रेड कर रहा है, या ये मैं उर्दू को डिग्रेड, या मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है, या इंग्लिश को प्रायोरिटी देना मेरा मतलब नहीं है, मैं जस्ट जो कुछ फैक्ट्स हैं ना मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें मेरा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये क्योंकि एफपीएससी वाले बिजी हैं अभी सीएसएस के एग्जाम्स में, तो इसलिए ये जब ही वो फारिग होंगे तो वो इसके अकॉर्डिंगली इसे इन्हें रिस्पॉन्ड करेंगे, और मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन जो है ना ये जल्द ही जो है ना ये नल एंड वाइड हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा डिसीजन, और जैसे है वैसे ही रहता जाएगा। अभी देखिए कि अभी सीएसएस हमने 2018 में देना है, और 17 की अभी एग्जाम्स होने हैं 16 तारीख को, यानी कि थर्सडे को, और अभी से हमारे जेहन में यानी कि इस तरह की इस कन्फ्यूजन में आप इसको हर्डल कह लें कि हमारी प्रिपरेशन में एक हर्डल आ गई है छोटी सी, ठीक है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखें एट द डे ऑफ द एग्जाम, ठीक है। एग्जाम तक आने तक ये चीज़ें आपकी लाइफ में आती रहेंगी, ठीक है। आपने अपने आप को मेंटली और फिजिकली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखना है, ठीक है। अभी देखें कि फॉर एग्जांपल ये कुछ एक दिन पहले या 2 दिन पहले ही ये न्यूज़ ऐसे ही चल रही थी कि जो ये हाई कोर्ट ने ना एफपीएससी वालों को ना नोटिस भेज दिया है। अब जो 2017 में जिन्होंने अटेम्प्ट देनी थी वो भी कंफ्यूज थे कि उर्दू में देनी है या नहीं, ठीक है। तो अभी फिर उनका जो है वो आपको दिखाता हूँ उनकी एप्लीकेशन की वो क्या थी। तो यानी कि मैं कह रहा एक्चुअली बात करने का मतलब ये था कि वो जो लोग जिनके परसों एग्जाम है वो भी इस चीज़ में कंफ्यूज थे, ठीक है। तो क्योंकि हमारा टारगेट तो 2018 है, तो लिहाजा आपने इन चीज़ों को जस्ट एज ए जोक टाइप लेना है, और हमने जो हमारा एक पैटर्न है, क्योंकि एफपीएससी वाले इतनी जल्दी पैटर्न को या किसी चीज़ को चेंज नहीं करते, अगर वो करना होता है तो एटलीस्ट वो 1.5 ईयर पहले आपको चीज़ों को बताते हैं, या कि हमने ये चीज़ यहाँ भेजी है या नहीं भेजी, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा कि आपका ये सारी चीज़ें एकदम ही सारा जो सिनेरियो है वो ही चेंज हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये जो है ये मेरे पॉइंट्स हैं जो मैं सोच समझता हूँ कि ये जो डिसीजन है इसको ऐसे लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आज एक भाई ने को दोबारा मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपने सीएसएस के लिए क्वालिफाई करना है तो क्या एकेडमी ज़रूरी है ज्वाइन करना, कि एकेडमी के बगैर आप सीएसएस को क्लियर नहीं है, क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो मेरा जो मैंने पिछली वीडियो में भी इस चीज़ को आंसर किया था, लेकिन मैं एक बार फिर इस चीज़ को आंसर कर देता हूँ। देखें, जो है ना एकेडमी को ज्वाइन करना, वो अगर तो आप एट द बिगिनिंग है तो वो आपको नहीं चाहिए। आपको मैं कहता हूँ अगर तो आपको एट द बिगिनिंग स्टेज है ना तो आप कभी भी एकेडमी ज्वाइन नहीं करें। क्यों ना ज्वाइन करें? क्योंकि उन्होंने अभी आप देखें कि 2017 के पेपर शुरू नहीं हुए, क्योंकि उन लोगों ने बिजनेस रन करना है, ठीक है। उन लोगों ने आपको ड्रीम्स को लेकर नहीं चलना, उन्होंने बिजनेस रन करना है। अपनी इस चीज़ को जहन में रखा करें। तो उन्होंने बिजनेस रन करना है, उन्होंने अभी से सेमिनार और ये और वो चीज़ें शुरू हो गई। अब जी आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, आप सीएसएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप चले जाते हैं एकेडमी में। एक पहली बात तो ये है, वो आप कहेंगे आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, आपका जी 6 महीने का कोर्स होगा और उसमें आपको 70 या 60 या 50 जितनी भी उनकी फीस आपको ये देने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर आपका ये होगा कि आपने जो वो पढ़ाएंगे, जो वो लेक्चर देंगे, वो अपने लेक्चर देख लेना है और आपकी थिंकिंग जो है वो वहीं तक अटकी रहेगी। फिर लोग ये होता है कि आके अपना पढ़ें और ये वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप वाकई ही एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा पहला तो इसका आंसर है आप अभी एकेडमी ज्वाइन ना करें इफ़ यू आर एब्सोल्यूट बिगिनर। एकेडमी ज्वाइन करने का फ़ायदा तब होता है या तो आपने इनको एग्ज़ाम्स देने हों,
आपकी पूरी फुल प्रिपरेशन है। आप जस्ट लाइक अपने अपने तौर पे अपनी अपनी अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि मैं कैसे कैसे लिखता हूँ, फिर मैं उसको चेक करवाना चाहता हूँ या इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर आप सिंपल प्रिपरेशन के लिए एट द बिगिनिंग, इट्स नॉट अ गुड डिसीजन, ठीक है। तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एकेडमी को ज्वाइन करें अगर आप बिगिनिंग पे हैं। क्यों क्यों कि अगर आप थोड़ा सा, अगर आपके पास नॉलेज है और आप एकेडमी लाजमी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर उससे पहले आप थोड़ा सा जो सब आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनके बारे में नॉलेज और थोड़ा सा कंपलसरी का बैकग्राउंड लेके जाएं। इससे होगा क्या, अगर आप बैकग्राउंड लेके जाएंगे तो जब कोई भी बंदा उधर लेक्चर दे रहा होगा, फिर आप उसके साथ आर्ग्यू कर सकते हैं, क्योंकि उस बंदे के पास भी नॉलेज होगा और आपके पास भी थोड़ी सी थिंकिंग होगी। और जो आपकी थिंकिंग होगी, जब वो उसके बारे में लेक्चर दे रहा होगा, तो आपके जेहन में भी कुछ हो सकता है, कुछ और आप उस चीज़ को किसी और एंगल से देख रहे हो, तो फिर आप उस चीज़ को आर्ग्यू कर सकते हैं या उस चीज़ के बारे में बहस कर सकते हैं। इससे फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, टॉपिक के बारे में चीज़ें बढ़ना शुरू होंगी। लेकिन अगर आपको पता ही कुछ नहीं है, वो बंदा आता है आपको लेक्चर दे के चला जाता है, तो ये चीज़ फिर एक आई डोंट थिंक सो कि ये फिर एक अच्छा डिसीजन होगा कि एकेडमी को सिंपल ज्वाइन करना, ठीक है। तो अगर आपको आई थिंक कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी आपकी कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के जैसा कि हमारा प्रोसीजर है इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं फिर इस चीज़ को आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मेरी जो सजेशन है वो यही है कि अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो आप ना करें, और अगर आपने कोई करना ही हो एकेडमी को तो एट द एंड करें, आखिर पे जाके, ठीक है। जब उनके वो एग्जाम सेशन और ये वो चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप करें, ठीक है। और लेकिन अगर आप पास एक्सपीरियंस भी देखें ना, तो जो टॉपर्स वगैरह होते हैं वो अकेडमियों में नहीं जाते, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा होगा तो वो आखिर पे यहाँ इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, और यहाँ फिर आप वो उसकी या टेस्ट वगैरह देंगे। आप कोई भी बुक पकड़े, फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास इधर पाकिस्तान में कोई भी अगर कोई बुक है, उसका आप आखिर वाला पेज खोल, जैसे जहांगीर टाइम है, ठीक है। अब उसका आखिर वाला पेज खोलें, आखिर वाला जो एक फ्रंट साइड होती है एक बैक साइड होती है, इसकी बैक साइड आप देखेंगे ना, बैक साइड देखेंगे, वहाँ पे ना कुछ बंदों को इन्होंने लिखे होते हैं ना, जो टॉपर्स वगैरह होते हैं ये वो, उनका अगर आप इंटरव्यू पढ़े ना, तो वो उन्होंने ये नहीं लिखा था कि हमने तैयारी यहाँ से की, उन्होंने कहा हमने इंटरव्यू की तैयारी यहाँ से की है, ठीक है। ये चीज़ भी आप देखिएगा, ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि हमने इंटरव्यू की तैयारी की है यहाँ से। कोई ये नहीं कहता कि हमने अपनी जो CSS की कंप्लीट प्रिपरेशन ये एकेडमी में इतने महीने में की है, ऐसी कोई बात भी नहीं करता। सारे अपने तौर पे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से सारी चीज़ें बनाई होती है उन्होंने, तो फिर एट द एंड क्योंकि फिर जो इंटरव्यू लेना होता है तब वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, फिर आप उसके लिए एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं या किसी और बंदों से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन जो CSS के एग्जामिनेशन है, जो रिटन एग्जाम है, वो टोटली बेस करता है अपने आप पे। तो आप खुद अपनी जिम्मेदारी जब तक उठाना शुरू नहीं करेंगे तो तब तक आप बात नहीं बनेगी। तो आप जितनी जल्दी इस चीज़ को मान लें उतना ही अच्छा होगा आपके लिए भी और बाकी सबके लिए भी। बाकी सब मीन टू से आपके मॉम डैड और फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्योंकि जब आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके इसको चलेंगे तो देन रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट एंड योर थिंकिंग विल आल्सो बी डिफरेंट, ठीक है। तो आई होप कि मैंने इसका काफ़ी अच्छा आंसर दे दिया है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डाल सकते हैं इसके कमेंट में, तो मैं फिर इंशाल्लाह उसी के अकॉर्डिंगली ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी कन्फ्यूजन हुई तो वो मैं उसी पे ही ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि अब मेरा जो प्लान है वो यही है कि नेक्स्ट वीडियो से अब हम जो है अपना इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये है हमारा एक्चुअल प्लान कि हमने कैसे इसको लेके चलना है, ठीक है। तो सबसे पहली तो बात ये है कि हमने ये वाला सब्जेक्ट पकड़ा है, क्योंकि लोगों ने कहा है कि हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो हम इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन से स्टार्ट कर रहे हैं। और तो आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा टास्क लिखा है, ताकि ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये मैंने क्यों आपको कहा है, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है, जो बंदे मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल जाएगा कि कौन बंदा वाकई ही मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहता है और कोई लोग बस कुछ ऐसे ही है, ठीक है। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ना ही मेरा कोई मतलब है। मैं साबित कहता हूँ कि हर कोई बंदा फुली मेच्योर है, फुल करना चाहता है। लेकिन फिर एक होता है, कुछ लोगों का होता है अभी डाउट में होते हैं कि यार मैंने 2018 की देनी है या 2019 की देनी है, मेरे पास अभी 8 साल पड़े हैं, मेरे साथ पास 5 पड़े हैं। तो मैं जो भी बंदा 2018 की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहता है, तो मैं उसे ज़रूर कहूँगा कि वो ये वाला एक टास्क मेरे लिए लाजमी करे।
इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ऐसे करना है कि पेन और पेपर लेना है और आपने 10 लाइनें लिखनी है। 10 लाइनें मतलब ऐसे लिखनी है, एक पैराग्राफ जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह कह लें, एक सिंपल पैराग्राफ। उसमें आपने लिखना है कि ये जो अटैक है ये किस चीज़ का फेल्यूर है, ठीक है, ये क्यों हुआ है, इसकी रीजंस क्या थी और इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। 10 लाइनों से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और आप जहाँ से मर्जी लें, जहाँ से मर्जी नेट से देखें, जैसे मर्जी करें, लेकिन आपने करना क्या है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना किसी से। अगर आप नेट से भी देख रहे हैं रीजन या कुछ भी, आपने उसको रीराइट करके अपने हाथ से लिखना है। अपने हाथ से लिखने के बाद आपने वो जो चीज़ है वो मुझे ईमेल कर देनी है इस ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। तो आप लोग वो चीज़ मुझे ईमेल कर दीजिएगा। और हाँ, जब आपने मुझे ईमेल करनी है, नॉट एन ईमेल, ये इस चीज़ का मतलब है कि आपने मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करना है। जब आप हाथ से लिखेंगे तो आप उसकी तस्वीर खींचेंगे या फिर आप उसको वैसे स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आपने मुझे ईमेल करनी है। कुछ लोग, मैं आपको ना ये भी नहीं कहूँगा कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको उस पर लिखें, उस पर क्यों ना लिखें, क्योंकि वहाँ पे जब आप स्पेलिंग लिख रहे होते हैं तो जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो आपको बता देता है, जो कि हम नहीं चाहते, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो हमें स्पेलिंग याद है हम उसको उसी को ही लिखें, ठीक है। तो आपने वर्ड पे भी नहीं लिखना और ना ही ईमेल की डिस्क्रिप्शन में लिखना है। कुछ लोग समझते चलो ठीक है यार ईमेल ही लिख देता हूँ मैं सिंपल, ईमेल को भी मैं नहीं लूंगा। आपने अगर वाकई ही करना चाहते हैं या वैसे वाकई सिंसियर है तो आपने हाथ से लिखना है कॉपी पेंसिल पे, ठीक है। फिर उसकी तो सिंपल एक तस्वीर खींचनी है और ईमेल कर देनी है, दैट्स इट, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है। एक छोटा सा आपने लिखना है कि ये जो लाहौर में हादसा या ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसकी रीजंस प्लस सोल्यूशन, 10 लाइनों में, ठीक है। सेंटेंस आप जितने मर्जी बनाएं लेकिन लाइनें 10 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो तो आप लोगों ने ये चीज़ मुझे ईमेल कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपने इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताना है कि हम CSS की जो प्रिपरेशन है इस कोर्स की, इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन की, वो कहाँ से स्टार्ट करें। कहाँ से स्टार्ट मतलब कि हम ऑब्वियसली हम टेंसेस से स्टार्ट करेंगे। हम कौन से टेंस से स्टार्ट करें, शुड वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये हम टेंसेस को स्किप कर सकते हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं उसी के अकॉर्डिंगली। तो आपने कमेंट में मुझे ये चीज़ें भी बतानी है, ठीक है। और हाँ, और बस यही चीज़ें हैं। और अगर कोई और इसके बाद हाँ, ये चीज़ें आपने मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा और डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुझे ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट मैं अपने पास रखूँगा और फिर इसका मैं इस चीज़ के बारे में आपको बाद में बताऊँगा कि ये चीज़ मैंने क्यों मंगवाई है और किस लिए मंगवाई है, ठीक है। और अभी मैं आप चीज़ की अब एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो उसका टाइम टेबल बना लें और इस तरह की चीज़ थी, वो मैंने मुकम्मल डिटेल में आपसे बात की थी। अब मैं आज मैं जो जिस चीज़ पे बात करूँगा वो ये है, फोकस कैसे रहना है, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका टाइम है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था, आपका टाइम है 5 से लेकर 10 तक पढ़ने का, ठीक है। अब उसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, जैसा कि हमने इस क्यों कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा इसकी स्ट्रेटजी मैंने आपको लास्ट में बताई थी, जस्ट फॉर अ हिंट, जस्ट से नो, ठीक है। तो अगर आपने ये पढ़ने का टाइम है, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आपने 10 मिनट पढ़ा, 15 मिनट पढ़ा, आधा घंटा पढ़ा, आपका दिमाग है वो कहीं और जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने वापस कैसे लाना है कि आप दोबारा स्टडी पे फोकस करें। तो इसका जो एक सादा सा हल है वो ये है, आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और आंखें बंद करने के बाद जिस चीज़ के लिए आप CSS की प्रिपरेशन कर रहे हो, कि आप कौन सी फॉर एग्जाम्पल कौन से ग्रुप में जाना चाहते हो, अपने आप को वहाँ ले जाएं कि मैंने CSS क्लियर कर लिया है और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। ये सारा कुछ आपने आंखें बंद करके इमेजिन करना है, ठीक है। फिर आप जब अपने ख्वाब में चले जाएंगे, फिर आप वो सारी चीज़ देखेंगे, फिर आप दोबारा मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप जब आंखें खोलेंगे तो आप कहेंगे हाँ, अगर मैंने वो सब कुछ करना है तो मुझे अभी पढ़ाई पे तवज्जो देनी पड़ेगी, ठीक है। ये मुश्किल वक्त आप पढ़ना मुश्किल है तो ये सारी चीज़ें तो फिर इसलिए आपको पता है कि अगर नो पेन नो गेन, यानी थोड़ी सी आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस इस चीज़ के लिए करना पड़ेगा। आपको ज़बरदस्ती अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा कि आप पढ़ें 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 और अपना जो है इसकी अच्छी प्रिपरेशन करें,
ठीक है, ये एक छोटा सा टिप था कि जब कभी पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग कहीं और चला जाता है तो फिर आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक और चीज़ भी है कि आप कोई भी इंडिकेटर टाइप, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं या टेबल पे हैं तो एक छोटा सा इंडिकेटर आप अपने सामने रख लें। इंडिकेटर का मतलब ये होगा कि हाँ यार, जब भी आप उसके अंदर पढ़ेगी, मेरा 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 मकसद क्या है, मकसद मेरा मैंने पढ़ना है और मैंने CSS की तैयारी करनी है और मैंने जो अपनी मनपसंद ब्रांच है मैंने उसमें जाना है। ठीक है तो जैसे भी आप पढ़ते हैं बंदा के लिए तो ध्यान चला जाता है। ठीक है, लेकिन जो ही आपका उसकी तरफ जाएगा तो आप कहेंगे यार नहीं, मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, मुझे वापस आना है, मुझे पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ भी आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। अगर वो जो भी चीज़ आपके लिए काम करती है तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है तो ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन थी। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो आप वो मेरे से ज़रूर पूछें और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको आंसर कर सकूँ। तो लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ग्रुप में आ सके और फिर हमारे पास ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी करने के लिए, ज़्यादा हमारे पास आइडियाज़ होंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों को शामिल करने की, लेकिन मैं एक अकेला इस चीज़, क्योंकि मैं अकेला ही एडमिन हूँ और अकेला इस पेज को लेके चल रहा हूँ। लेकिन अगर लोग साथ मिलते जाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा ग्रुप भी बढ़ जाएगा और हमारे पास ज़्यादा जो है लोग भी आ जाएंगे, ज़्यादा आइडियाज़ भी हो जाएंगे और इस तरह की चीज़ें, आइडिया शेयरिंग भी हो जाएगी ग्रुप में। ठीक है, तो अब फिर ठीक है, मुझे इजाज़त दें। लेकिन मैं आप जाने से पहले एक मतलब फिर आपको याद दिला दूँ कि आपने इस वीडियो के कमेंट में मुझे ये बताना है कि हम जो इंग्लिश प्रेस की तैयारी है वो किस स्टेप से तैयार करें। ठीक है, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स तो बताए थे कि आपको मार्क्स डिटेल भी बताई थी, तो हमें कहाँ से चलना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि कौन से टेंस से हम लेके चलें। ठीक है, और बाकी चीज़ें ठीक है, बाकी मैं कुछ देखूंगा और आप मुझे जो वो चीज़ जो है 10 लाइनों का डॉक्यूमेंट वो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।